हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। और ये वन शॉट वीडियो है और इसकी फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी और यहीं से आपके मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है और डी रेगुलर एसओएल और एनसी वेब सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें। आपको अगर कुछ भी पूछना हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना है और वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ल्ड हिस्ट्री? वर्ल्ड हिस्ट्री से आप क्या समझते हो? वर्ल्ड हिस्ट्री एक अल्टीमेट स्टोरी बुक है हमारी ह्यूमैनिटी की, जिसमें बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल वे में इवेंट्स पढ़ाए जाते हैं। हमें अलग अलग सिविलाइजेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं, जिससे अलग अलग कल्चर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या है, जितना भी इस प्लेनेट में आज तक जो भी इवेंट्स हुए हैं, एंशियंट सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न तक, सब आपको पढ़ाया जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें काउंटलेस कैरेक्टर्स हैं, कई सारे प्लॉट ट्विस्ट हैं और बहुत सारी इंटरकनेक्टेड स्टोरी लाइन्स हैं। आप अगर देखोगे, चाहे आप सिल्क रूट के बारे में पढ़ो जो बहुत दूर दूर के लैंड को कनेक्ट करता था, चाहे आप रेनेसा पीरियड के बारे में इसमें पढ़ो जो कल्चरल रेवोल्यूशन का टाइम था, आप वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ते हो। ये सारी कहानियां हैं हमारी। वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है? एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी का नैरेटिव है जो कि पूरे ग्लोब में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी कल्चर्स, जितने भी इंटरेक्शंस, जो भी हमारा कलेक्टिव पास्ट है दुनिया के सभी देशों का, वो सब हम पढ़ते हैं। सिविलाइजेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं, कैसे सिविलाइजेशन का राइज हुआ, कैसे सिविलाइजेशंस का फॉल हुआ, कैसे कल्चर्स इवॉल्व हुए, कैसे इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ी लोगों की, कैसे हमारी पुरानी सिविलाइजेशंस होती थी मेसोपोटामिया, इजिप्ट, और एक्सप्लोरेशन का टाइम आया जब यूरोप वाले इधर उधर जाते थे, कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम आया। ये सब चीजें आप इसमें पढ़ते हो। सोसाइटीज कैसे डेवलप हुई, कैसे एक कोई ग्लोब के एरिया में कोई इवेंट हो रहा है तो उसका पूरे ग्लोब पर कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, बहुत डाइवर्सिटी है भाई। आप इसमें अलग अलग सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हो, अलग अलग एम्पायर्स के बारे में पढ़ते हो। क्रोनोलॉजिकल स्कोप है कि भाई बहुत बड़ी एक वास्ट टाइमलाइन है जहाँ पे हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हैं और इससे हमें ह्यूमन सोसाइटी का एवोल्यूशन पता चलता है, पुराने टाइम से लेकर मॉडर्न तक क्या क्या चेंजेस आए। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, देखो ये वर्ल्ड हिस्ट्री जो है कोई रीजनल हिस्ट्री नहीं है कि सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री है या सिर्फ इंग्लैंड की हिस्ट्री है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, मींस इसमें दुनिया के सभी रीजन्स में जो भी मेजर इवेंट्स होते हैं वो सब कवर किए जाते हैं। और कल्चरल एक्सचेंज, वर्ल्ड हिस्ट्री से हमें अलग अलग आइडियाज़ के बारे में पढ़ने को मिलता है। आप अगर इटली की हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वहाँ का कल्चर आपको पता चल रहा है, आप इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशंस, आप वर्ल्ड वॉर्स के बारे में पढ़ते हो, आप ट्रीटीज के बारे में पढ़ते हो, अलायंसेस के बारे में पढ़ते हो, कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनके बारे में आप पढ़ते हो। ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। पावर के लिए स्ट्रगल होता है, रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल होता है, आइडियोलॉजीज होती हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितने भी हुए, चाहे वो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुए वो आप इसमें पढ़ते हो। सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज के बारे में आप पढ़ते हो, नए नए पॉलिटिकल सिस्टम आए, डेमोक्रेसी कैसे आई, कैसे पॉलिटिकल एवोल्यूशन हुआ, कैसे ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आया, कैसे सोशल जस्टिस आया। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं जितनी भी आज तक जो हम करते हैं, कैसे उसका एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा पड़ा है, बुरा पड़ा है, कैसे सोसाइटीज एनवायरमेंट, नेचर और अपनी सराउंडिंग्स पर डिपेंड रहती थी, कभी कभी ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन करता है। हम अलग अलग आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं, फिलॉसफीज के बारे में पढ़ते हैं, मॉडर्न फिलोसफर्स के बारे में पढ़ते हैं और ये लगातार चेंज होती रहती है। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ना, ये लगातार नया नया जो इवेंट होते रहते हैं वो हिस्ट्री बन जाते हैं। मीन्स कल कुछ हुआ तो वो एक हिस्ट्री बन जाएगा, परसों जो कुछ होगा वो आने वाले टाइम में हिस्ट्री बन जाएगा। ये लगातार कंटिन्यूटी इसमें रहती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द सक्सेस ऑफ बोल्शेविक्स इन अक्टूबर 1917 इन रशिया? बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है, जिसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ये 1917 में हुई थी रशिया के अंदर। और जो इसकी वजह से जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी रशिया के अंदर वो हटा दी गई और सोवियत रूल आ गया रशिया के अंदर। और
एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन चल रही थी, रशियन रेवोल्यूशन, ये उसी का एक छोटा पार्ट था, एक एलिमेंट था, ठीक है। सो बोल्शेविकों को जो लीड कर रहे थे वो व्लादिमीर लेनिन थे, जो बहुत बड़े पार्टी के नेता थे उस टाइम पे, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। और ये चाहते थे कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हो और सोशलिज्म आए रशिया के अंदर। और अब बोल्शेविक्स लोग की सक्सेस का रीजन क्या है, देखो, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनाई गई थी, पहले तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ, फिर उसके बाद वहां पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई, फिर वो भी चैलेंजेस फेस करने लगी, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी, ना वो लोगों को जमीन दे पा रही थी, ना कुछ मिल रहा था, ब्रेड एंड लैंड डिमांड्स। बोल्शेविक लोग जो होते थे, उन्होंने ये देखा कि लोग ज्यादातर किस चीज को लेकर गुस्सा हैं, कि लोगों को खाने को ब्रेड नहीं मिल रही, रहने को लैंड नहीं मिल रहा, उनको शांति नहीं मिल रही, हम प्रॉमिस करेंगे हम ये इमीडिएटली ये सारी चीजें उनकी पूरी करेंगे जब हम पे पावर आएगी। सोवियत ऑर्गेनाइजेशन, सो बोल्शेविक लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी पेट्रोग्राद सोवियत में, एक बहुत बड़ी पावरफुल काउंसिल थी ये वर्कर्स की और सोल्जर्स की। सो उनको सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है, सोवियत का भी, जिससे कि इनकी ये जो मूवमेंट है बहुत अच्छी चल रही थी। मिलिट्री एंड रेड गार्ड सपोर्ट्स, बोल्शेविक लोगों ने किसी तरीके से मैनेज करके सपोर्ट ले लिया पेट्रोग्राड गैरिसन्स का, मिलिट्री वालों का, रेड गार्ड्स का, आर्म्ड जो आर्मीज वाले थे, जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, ये सपोर्ट आने के बाद उनको और ज्यादा पावर मिल गई कि वो एक अच्छा ओपोजिशन बन के उभरे। फिर उसके बाद है लेनिन्स लीडरशिप, व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप जो थी बहुत स्ट्रेटेजिक थी, उनका विजन बहुत अच्छा था। और उन्होंने जो अपनी एक थीसिस लिखी थी, एक मान लो रिसर्च टाइप से होती है, उसमें उन्होंने क्लियर और एक रेडिकल एजेंडा बताया कि ही वॉज एबल टू रैली द बोल्शेविक्स अराउंड अ कॉमन गोल, यानी कि उनका एक कॉमन गोल है और वो चाहते हैं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाएं और सोवियत्स के पास पावर आ जाए। टाइमिंग एंड प्लानिंग, बोल्शेविक लोग जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा मोमेंट, अच्छा एक सही टाइम चुना पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए, जब बहुत ज्यादा पॉपुलर मतलब एक डिससेटिस्फेक्शन चल रहा था। सो अक्टूबर रेवोल्यूशन बहुत ही केयरफुली प्लान किया गया, इसको अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया गया और ये प्रोविजनल गवर्नमेंट को फिर इन्होंने हटा दिया वहां से। डिसकंटेंट विद वॉर, जो वॉर चल रहा था वर्ल्ड वॉर 1, ये वॉज डीपली अनपॉपुलर अमंग द रशियन पॉपुलेशन, क्योंकि द बोल्शेविक्स वो प्रोमिस करते हैं कि हम वॉर खत्म करेंगे और स्ट्राइकिंग अ कॉर्ड विद सोल्जर्स एंड सिविलियंस अलाइक। सो प्रोपोगंडा और एगिटेशन मींस बोल्शेविक लोग जो है बहुत स्किल्ड थे प्रोपोगंडा यूज करने के लिए, उनको पता था पब्लिक ओपिनियन को कैसे यूज करना है, न्यूज़पेपर से पोस्टर बनाकर और स्पीचेस देकर अपने मैसेज इफेक्टिवली पहुंचाकर। फिर आए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉजेस फॉर द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। सो नाजिज्म जो है वो एक आइडियोलॉजी है, एक पॉलिसी की मतलब वो है जो कि नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से कनेक्टेड है, जिसको NSDAP भी कहा जाता है, हिटलर की पार्टी, नाजी पार्टी। सो इसके मेन नेता थे एडोल्फ हिटलर, नाजिज्म को लाने वाले, जो कि बनते हैं चांसलर जर्मनी के 1933 में और बाद में जर्मनी के डिक्टेटर बनते हैं। और जब आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग इन 1934, हिटलर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है नाजी आइडियोलॉजी को फैलाने में। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ये क्या है, 1919 की बात है, बहुत ही ज्यादा जर्मनी के ऊपर हार्श कुछ ऐसे कानून नियम थोप दिए गए थे, जिससे उनकी बहुत सारी टेरिटरीज चली गई थी, उनकी हथियार उनसे ले लिए गए थे और जिससे बहुत ज़्यादा जर्मन पॉपुलेशन में गुस्सा आ गया। बहुत सारे जर्मन लोगों ने देखा ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी ये बहुत ही ज़्यादा गलत थी, ठीक है। और ये जो है मतलब इससे एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज का डेवलपमेंट होने लगा कि हम जर्मनी को ऐसे होते नहीं देख सकते। इकोनॉमिक हार्डशिप, जर्मनी ने बहुत सारी इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करी 1920s में, इंक्लूडिंग हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत महंगाई, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, इकोनॉमिक आप कह सकते हो बहुत दिक्कतें आ रही थी, अनरेस्ट बढ़ता जा रहा था, जिससे लोग चाहते थे रेडिकल आइडियोलॉजीज आए जो कि उनके सॉल्यूशंस का प्रॉमिस करें। फिर इसके बाद है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जो वीमर रिपब्लिक था, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, वहां बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, लगातार चेंजेस हो रहे थे गवर्नमेंट के अंदर और
लगातार मतलब वहां से गवर्नमेंट हटती जा रही थी, कभी आती जा रही थी। इससे क्या है, डेमोक्रेटिक एक तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस थे वो वीक हो गए, और एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज थी जैसे नाजी पार्टी, उन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठा लिया। प्रोपेगेंडा एंड कैरिज्मेटिक लीडरशिप। एडोल्फ हिटलर, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, नाजी पार्टी का ये लीडर था। ये बहुत अच्छा स्पीकर था, ये अच्छे से यूज करना जानता था प्रोपेगेंडा को, कैसे इसको अपनी नेशनलिस्ट बातें बोलनी है, लोगों को कैसे इसको एंटी कम्युनिस्ट बातें बोलकर अपनी तरफ खींचना है। सो नाजीज लोग बहुत स्किलफुली ये प्रोपेगेंडा को यूज करके मैनिपुलेट करना जानते थे, सपोर्ट लेना जानते थे। फियर ऑफ कम्युनिज्म, जो कम्युनिज्म का राइज हो रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, ठीक है, और इससे होता क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा डर फैल रहा था लोगों के बीच में, राइट विंग वालों के अंदर, कि मतलब एंटी कम्युनिस्ट ग्रुप बहुत ज़्यादा जो थे नाजीज जैसे, ये अब डर रहे थे, और इन्होंने डर पैदा किया बाकी लोगों के अंदर भी, और इसी वजह से है। आगे है स्केप गोटिंग एंड एंटी सेमिटिज्म। ये क्या है, नाजीज लोग जो है ना, ये क्या करते थे, ज्यूज को ब्लेम करते थे जर्मनी की इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स के लिए, और इन्होंने क्या करा, इनको कई ज्यूज को मरवा दिया इन्होंने, ठीक है, ये एक एनिमी बना दिया इन्होंने ज्यूज को अपना और यहूदियों को। एनेबलिंग एक्ट 1933, और इसमें क्या है, द रिक्सटैग फायर इन 1933 प्रोवाइडेड द नाजीज विद एन अपॉर्चुनिटी टू पुश थ्रू द रिक्सटैग फायर डिक्री विच सस्पेंडेड सिविल लिबर्टीज। यहाँ पे क्या करा इन्होंने, नाजीज ने सिविल लिबर्टीज सस्पेंड कर दी। धीरे 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 ये एनेबलिंग एक्ट पास हुआ। हिटलर के पास डिक्टेटोरियल पावर आ गई, और इफेक्टिवली उसने डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस को, वीमर रिपब्लिक की, एकदम खत्म कर दिया। सारी इसने लिबर्टीज छीन ली, सारे राइट्स छीन लिए, जो इसका मन करता है वो कर रहा था। हाउ यूनाइटेड नेशंस वॉज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन। यूनाइटेड नेशन जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बनता है। इसका मेन एम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना, फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसका मेन आइडिया यही था बनाने का, कि जो इससे पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, जो फेल हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए, वो इसलिए उसको हटा के और फिर ये बनाया गया था। इसको बनाने के लिए कैसे कैसे बनाइए, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 कंटेक्स्ट। देखो यूएन जो है ना, ये क्या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही बना था। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चाहती थी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो पीस प्रमोट कर सके, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, डिप्लोमेटिक तरीके से सभी देश बात करें। डम्बार्टन ओक कॉन्फ्रेंस 1944 में, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के, यूके के और सोवियत यूनियन के और चाइना के, ये डम्बार्टन ओक्स में मिलते हैं, ये पूरा डिस्कस करने के लिए यूएन कैसे बनाया जाएगा। याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 में, याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है, डिस्कशन होता है वहां पे यूएन को कैसे बनाया जाना है अमंग द ऑल द अलाइड पावर्स, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी था, यूके भी था, सोवियत यूनियन भी था, ये सब बात करते हैं आगे। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, फाइनल नेगोशिएशंस होते हैं यूएन चार्टर, यानी कि जो उसके नियम कानून को लेकर, ये यूनाइटेड नेशंस को लेकर। सो कॉन्फ्रेंस होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सैन फ्रांसिस्को में 1945 में। 50 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशंस चार्टर क्या है, एक फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पे सारे नियम कानून, सभी के रोल्स लिखे हुए हैं, सभी के प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं। सिग्नेटरीज एंड रेटिफिकेशन, सो यूएन चार्टर को साइन किया गया जून 26 1945 को। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे। चार्टर जो है ये पूरी तरीके से इफेक्ट में आया अक्टूबर 24 1945, इसी डेट को माना जाता है यूएन एस्टेब्लिश हुआ था। और जब सभी लोगों ने इसको रेटिफाई कर दिया, तो 5 इसके परमानेंट मेंबर बनाए गए सिक्योरिटी काउंसिल के, जो 5 बड़े बड़े देश थे। फिर है यूनाइटेड नेशंस डे, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। मेंबरशिप, द यूएन स्टार्टेड विद 51 मेंबर्स, आज की डेट में 200 से प्लस मेंबर्स हैं। सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी अपनी, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, और बहुत बड़ी मतलब इसकी ऑर्गन है। 5 इसके अंदर परमानेंट मेंबर हैं, जिनके पास वीटो पावर्स होती है। इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जनरल असेंबली होती है भाई, बहुत बड़ा एक ये भी ऑर्गन है, जहाँ पे एक फोरम की तरह काम करती है, डिस्कशन होते हैं इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर। फिर है डिस्क्राइब द कॉजेज एंड नेचर ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडोनेशिया। सो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इंडोनेशिया का जो था, वो बहुत बड़ा मूवमेंट था, और लास्ट में जाके कंट्री आज़ाद हो गई। सो इसमें क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझो।
इंडोनेशिया की बहुत रिच हिस्ट्री रही है, डाइवर्सिटी रही है इंडोनेशिया में, बहुत सिविलाइजेशंस हुई हैं वहाँ पे। और वहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ बहुत बड़े बड़े किंगडम्स वहाँ पर रहे हैं। 16 सेंचुरी में क्या है, यूरोपियन पावर वहाँ पर आना शुरू हुई, खासकर जो डच लोग थे उन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई, कॉलोनीज बनाई वहाँ पे। डच कलोनियलिज्म, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वीओसी जिसको कहा जाता है, धीरे धीरे वो कंट्रोल लेती है इंडोनेशिया के ट्रेड के ऊपर और उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि डच कंट्रोल धीरे धीरे कलोनियल रूल बढ़ता जाता है, 19th सेंचुरी तक आते आते और इंटेंस हो जाता है। एक्सप्लॉइटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये जो डच लोग थे इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करी, जैसे फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती काम कराना, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल, यानी कि जितने रिसोर्सेज हैं बस उस पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कंट्रोल होगा। और गरीबी फैलती जा रही थी, लोग परेशान हो रहे थे। कल्चरल एंड रिलीजियस ऑपरेशन, डच लोग जो थे वो अपना कल्चर इम्पोज कर रहे थे इंडोनेशियन लोगों के ऊपर, और वहाँ पे मेनली मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और वो लोग डच जो थे वो अपना वहाँ पे क्रिश्चियनिटी वगैरह वो लगातार वो उनका ऑपरेशन करके और उन पे इम्पोज करना चाहते थे। एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, धीरे धीरे जब ये लोगों ने ग्लोबल मूवमेंट्स को देखा कि भाई हमें कैसे एंटी कलोनियल स्ट्रगल अप करना पड़ेगा, सो इंडोनेशिया के जो कुछ विद्वान लोग थे उन्होंने क्या करा, एक नेशनल आइडेंटिटी और यूनिटी के लिए आवाज उठाई। जैसे सुकर्णो बहुत बड़े नेता थे, मोहम्मद हट्टा बहुत बड़े नेता थे, इन्होंने इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। जैपनीज ऑक्यूपेशन, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे जापान ने इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया था और डच कॉलोनियल रूल खत्म हो गया। ये जो पीरियड था इससे एमरजेंस होती है इंडिजीनियस लीडर्स की, जिन्होंने कोलैबोरेट किया जापानीज लोगों के साथ अपनी आज़ादी के लिए। हाउएवर हार्श रियलिटीज ये थी जापानीज ऑक्यूपेशन की, ऑल्सो फ्यूल्ड एंटी जापानीज सेंटिमेंट्स, ठीक है। और पोस्ट वॉर क्या होता है, इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर, पोस्ट वॉर इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट आप अगर यहाँ पर देखोगे वो कुछ ऐसा था कि यूरोपियन कंट्रोल धीरे धीरे कॉलोनियल पावर्स का खत्म होता जाता है और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही थी दुनिया के अलग अलग कोनों में। सो इससे एक अपॉर्चुनिटी इंडोनेशिया को भी मिली कि भाई वो अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा पाए। वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट, सो स्ट्रगल जो हो रही थी इनकी इंडिपेंडेंस की वो वॉयलेंस के बिना नहीं हो रही थी, लोग हथियारों के साथ भी लगातार इंडोनेशियन जो नेशनलिस्ट थे और जो डच लोग थे उनकी फोर्सेस के साथ लड़ते थे। और इंडोनेशियन नेशनल रेवोल्यूशन 1945 से 49 तक जब आप पढ़ते हो, सो इंडोनेशिया वालों ने लड़ाई लड़ी है भाई अपनी आज़ादी के लिए। सो समराइज करूं तो यही है, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल जो था इंडोनेशिया का वो उसमें बहुत ज़्यादा उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, कल्चरल रिलीजियस ऑपरेशन हो रहा था और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर पैदा होने लगे थे, जिससे कि उन लोगों ने अपने लिए आवाज उठाई और डच कॉलोनियल रूल को खत्म कर दिया। एक्सप्लेन ब्रीफली द सफ्राजेट मूवमेंट्स इन इंग्लैंड, सो सफ्राजेट मूवमेंट्स का मतलब होता है विमेन लोगों के लिए वोट डालने के राइट के लिए मूवमेंट चलाना। जैसे कि आपको पता होगा कि महिलाओं को पहले राइट नहीं था वोट डालने का। सफ्राजेट मूवमेंट जो है इंग्लैंड का वो कैंपेन था विमेन्स राइट टू वोट के लिए, जो कि 19th और 20th सेंचुरी के बीच माना जाता है। जो इंग्लैंड में विमेन थी लाइक काउंटर पार्ट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो चाहती थी कि पॉलिटिकल राइट्स मिले, विमेन को भी रिप्रेजेंटेशन का राइट मिले। और ये मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिविज्म था, बहुत ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो रही थी, कहीं कहीं पर मिलिटेंट मतलब थोड़ा वायलेंस वगैरह भी हो रहा था। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ये मूवमेंट जो है इसको मोमेंटम मिलता है लेट 90s और अर्ली 20th सेंचुरी में। जो वुमेन सोशल पॉलिटिकल यूनियन था जिसको बनाया था एमिलीन पैंक्रूस्ट ने 1903 में, वो एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन था और वो जाने जाते हैं सफ्राजेट्स के नाम से, जो कि अपनी आवाज उठाते थे कि मतलब महिलाओं को वोट का राइट दो, और डिस्टिंग्विशिंग देमसेल्व्स फ्रॉम सफ्राजिस्ट बाय देयर मोर मिलिटेंट टैक्टिक्स, ये थोड़ा सा अपने को शांत बताते थे। मिलिटेंट टैक्टिक्स, जो सफ्राजेट्स होते थे जो आवाज उठा रहे थे, जो जितनी महिलाएं थी अपने वोट के लिए, वो बहुत ज्यादा मिलिटेंट टैक्टिक्स भी यूज करती थी ताकि वो उनकी तरफ लोगों का ध्यान जाए। प्रोटेस्ट भी होती थी, मार्च निकालते थे ये लोग, यात्राएं करते थे, हंगर स्ट्राइक्स करते थे, सिविल डिसोबीडियंस, कई कानूनों का पालन नहीं करते थे, और कुछ कुछ सफ्राजेट्स जो होती थी वो तो प्रॉपर्टी डैमेज कर देती थी और फिर उसके बाद गवर्नमेंट का ध्यान जाता था इनके ऊपर।
कलर एंड सिंबल्स। जो सफराजेट मूवमेंट वाले लोग होते थे ये अलग अलग कलर्स और सिंबल को यूज करते थे। पर्पल, वाइट, ग्रीन ये ज्यादा यूज होता था। पर्पल डिग्निटी को रिप्रेजेंट करता है, वाइट प्योरिटी को, ग्रीन एक होप को। सो ये कॉम्बिनेशन होता था कलर्स का, जो बैनर्स में देखने को मिलता था, कपड़ों में देखने को मिलता था और मटेरियल्स में देखने को मिलता था। इम्प्रिजमेंट और एंड हंगर स्ट्राइक्स, बहुत सारे सफराजेट्स को अरेस्ट कर लिया जाता था, प्रिजन में रहते हुए भी वो हंगर स्ट्राइक्स पर जाती थी। और गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा ये आप मतलब कह सकते हो कि उनके साथ जब ऐसा कर रही थी तो एक सिंपैथी, एक पब्लिक अटेंशन आया सफराजेट्स के लिए। कैट एंड माउस एक्ट, ये हंगर स्ट्राइक्स के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने कैट एंड माउस एक्ट को इंट्रोड्यूस करा 1913 में। ये जो कानून था इससे क्या था कि हंगर, यहाँ पे ये था कि द लेजिस्लेशन अलाउड फॉर द रिलीज ऑफ हंगर स्ट्राइकिंग सफराजिट्स, उनको जेल से जब भी छोड़ा जाएगा अंटिल दे रीगेन देयर हेल्थ आफ्टर विच दे कुड बी रीअरेस्टेड टू सर्व द रिमाइंडर ऑफ देयर सेंटेंस। मीन्स उनको जब तक छोड़ दिया जाएगा जब तक वो हेल्दी हो जाएंगी और वापस फिर उनको मतलब जो है मतलब रीअरेस्ट कर लिया जाएगा। वर्ल्ड वॉर वन एंड विमेन सवरेज, सो जब वर्ल्ड वॉर वन होता है 1914 में, इससे क्या होता है कि कुछ समय के लिए सफराजेट एक्टिविटीज सस्पेंड हो गई। सो वॉर जब तक चल रहा था विमेन लोग जो थी जितनी भी, वो एक वर्क फोर्स की तरह काम कर रही थी। और ये जो चेंजेस हो रहे थे लगातार, जो ये एफर्ट्स कर रही थी अपने सफराजेट्स ये जितनी भी थी, इससे एक इनको क्या मिलता है कि मतलब कुछ लिमिटेड वोटिंग राइट्स मिलते हैं 1918 में। मैं आपको आगे बताता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1918 का टाइम आते आते सफराजेट लोगों को एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव होता है जब इनको द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1918 में कुछ ऐसा कानून बनाया जाता है कि वोटिंग राइट्स दी जाएंगी विमेंस को जो 30 साल से ऊपर की हैं, जो कुछ क्वालिफाइड हैं उन्हीं को ये राइट दिया जाएगा। सो ये थोड़ा पार्शियल था बट कुछ तो था ना, पहले तो विमेन को राइट था ही नहीं, बट इसमें क्या है इक्वल उनको जो है मिलने लगा। और धीरे धीरे यूनिवर्सल सफरेज भी मिल गया 1928 तक आते आते, जिसमें जितना राइट्स मैन को था उतना ही विमेन को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कॉजेज क्या थे? सबसे पहले है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। हार्श टर्म्स इम्पोज किए गए थे बहुत ज्यादा जर्मनी के ऊपर और एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन। सो इससे बहुत जर्मनी में इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई और इससे एक ऐसे लोगों को मौका मिला अपनी धाक जमाने का, एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी जैसे लोगों को। फिर है राइज ऑफ टोटेलियनिज्म। ठीक है, टोटेलियन मतलब आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं टोटेलिटेरियन रिजीम्स, जो जर्मनी, इटली और जापान, जिसको आप तानाशाह भी कहते हो, जिसमें जर्मनी में हिटलर थे, इटली के अंदर मुसोलिनी थे और जापान के अंदर तोजो या मिलिट्री रूल आ गया था। सो इन लोगों ने अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करा अग्रेसिव तरीके से और इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इसने कंट्रीब्यूट किया। अपीजमेंट, जो पॉलिसी थी अपीजमेंट की बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस, जहां पर वो ये चाहते थे कि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो, अनइंटेंशनली हिटलर कहीं ना कहीं इसमें जुड़ गया और ये जो अप्रोच थी फेल टू प्रिवेंट द एग्रेशन एंड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ नाजी जर्मनी, और वो नहीं रोक पाए नाजी जर्मनी की एक्सपेंशन वाली पॉलिसीज को और उनके एग्रेशन को। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, हिटलर बहुत एग्रेसिव बंदा था, अपनी टेरिटरीज को वो बहुत एक्सपेंड करना चाहता था। उसने एनेक्स करा था ऑस्ट्रिया को और चेकोस्लोवाकिया को उसने एनेक्स कर लिया था और ये उसने क्लियर बता दिया था कि भाई मतलब वो एक बड़ा वो जर्मन एम्पायर बनाना चाहता है। और फिर उसके बाद है इन्वेजन ऑफ पोलैंड 1939। पोलैंड का जो इन्वेजन था जर्मनी का सितंबर 1939 में, वो बहुत ट्रिगर था। इस रिस्पॉन्स में ब्रिटेन और फ्रांस ने डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के ऊपर वॉर। अब आप ये सोचो, चार दोस्त इधर हैं, चार दोस्त इधर हैं, इस वाले ने इस पे कुछ कर दिया तो ये भी आएगा उसको बचाने, फिर ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, इस तरीके से वर्ल्ड वॉर हो गया स्टार्ट। फिर है लीग ऑफ नेशन, जो है वो फेल हो गया। लीग ऑफ नेशंस का काम था वर्ल्ड वॉर वन के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होने देना, बट वो कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन, वर्ल्ड वाइड आप अगर देखोगे तो इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया 1930s तक आते आते। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज बहुत ज़्यादा थी, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज ज़्यादा हो रही थी, एनवायरनमेंट हमेशा वॉर का बना रहता था। मिलिटराइजेशन, बहुत ज़्यादा मिलिटराइजेशन हो रहा था जर्मनी और जापान का, इससे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा।
और बहुत ज़्यादा वेपन्स एडवांस्ड हो रहे थे, लगातार मिलिट्री टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही थी, सो इससे टेंशन्स और बढ़ रही थी। अलायंस सिस्टम आ गया था अब यहाँ पे, कैसे अलायंस और ट्रीटीज होने लगी थी, दोस्तियां बन रही थी। एक्सिस पावर वाले एक तरफ थे जर्मनी, इटली, जापान, और दूसरी तरफ अलाइड पावर्स थी, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स। ये आपस में लड़ रहे थे। बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू इन्हीं के बीच में हुआ था, एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स के बीच में। फिर उसके बाद यही है, आप अगर इन क्वेश्चंस को करके जाते हो तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। आप फीडबैक लिखना कमेंट बॉक्स में जाकर, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।